और जो भी अपना बेस्ट दीजिए, आपको अपने आप से कभी भी ऐसा कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। आपने पहले पढ़ाई करी या नहीं करी मैटर नहीं करता, अब जो कर रहे हो ये मान के चलो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं और बेस्ट कर रहा हूं। मैं अगर अभी इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट यही है और मैं इसी को एंजॉय करना चाहता हूं। उसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अगर अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस दुविधा में ना करें कि यार मुझे कितना पढ़ना पड़ रहा है। आप बेस्ट काम कर रहे हो और यही टाइम आपके लिए बेस्ट है। सो आप मेहनत करिए और अपने ऑनेस्टी मेहनत के ऊपर आपको जरूर कुछ ना फल मिलेगा ही मिलेगा। अब बच्चे बीकॉम ऑनर्स वाले पता है क्या सोचते हैं, यार बीकॉम प्रोग्राम का ऐसा ही होता है पेपर, और प्रोग्राम वाले सोचते हैं हम क्यों करें बीकॉम ऑनर्स का, मुश्किल होगा। चलो देख लेते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी देख लेते हैं, क्या भाई मुश्किल क्या आसान। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा ए पार्ट में आया है, आपको एक्सप्लेन करना है डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन, यानी किस तरीके से आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे किसी का वो बताना है आपको। सीधा सीधा वही स्टेप 1 2 जैसे पहले था। कुछ इनकम दे दिया गया और आपसे बोला गया कि आपको इनकम निकालना है, ये तीनों बन जाए तो मेरे हिसाब से वहां तो सिर्फ आर का निकलवाया है, यहाँ पे तीनों का निकलवाया, तो मुझे तो मुश्किल यही लगेगा क्वेश्चन। टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, अब यहाँ टैक्स लाइबिलिटी भी, तो आप बताओ, ईमानदारी से बताना, 12 नंबर का ही क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम का पेपर है, तो मुझे तो ऑनर्स वालों से टफ लग रहा है ये, क्योंकि ऑनर्स के अंदर टैक्स लाइबिलिटी निकलवाया ही नहीं और आपसे टैक्स लाइबिलिटी निकलवा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या टैक्सेबल क्या नहीं टैक्सेबल मैं बता देता हूं। सेविंग बैंक, पंजाब बैंक, तो भैया भारत की जमीन पे तीनों के लिए टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा, 20,000 रुपए डिपॉजिट इन द बैंक इन कनाडा, बैलेंस रेमिटेड टू इंडिया, तो रेमिटेड जितना भी आया 2 लाख इन द बैंक इन कनाडा, तो 2 लाख बैंक में जमा कराया, तो 2.5 लाख तो आर को लिए टैक्सेबल है और बस, और किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि रेमिटेंस भी एक के लिए, तो आप देखोगे दोनों के लिए खाली रह गया। डिविडेंड इनकम शेयर हेल्ड इन नेशनल इंडिया, इंडियन कंपनी के अंदर है तो भैया सबके लिए। वैसे नेशनल इंडियन कंपनी, नेस्ले इंडिया इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, सो इंडियन इनकम मानेंगे, तीनों के लिए टैक्सेबल, ये रहा तीनों के लिए टैक्सेबल। प्रॉफिट होटल बिजनेस मेलबर्न में है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो 2 के लिए टैक्सेबल, तो देखो 2 के लिए टैक्सेबल। पास्ट फॉरेन इनकम तो सबके लिए एग्जाम, तो सबके लिए एग्जाम। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू नॉन रेजिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम बिजनेस कैरिड इंडिया, भाई इंडिया में तो तीनों के लिए। अब यहाँ बेसिक सी इनकम है, तीनों की इनकम निकाल दी, और सिर्फ जो टैक्स लाइबिलिटी आर का पूछा है तो 10 लाख की इनकम है। 10 लाख के हिसाब से देखा जाए, ये रहा 10 लाख का इनकम, कोई डिडक्शन है नहीं। और यहां पे मेजर चीज क्या है कि आपको एज अंडर न्यू टैक्स रिजीम, अंडर न्यू टैक्स रिजीम से निकालना है। तो न्यू टैक्स रिजीम में तो वैसे भी ये डिडक्शन मिलता नहीं, 10 लाख है तो पहले 3 लाख तक 0, फिर 5%, फिर 10% जो था उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। ये था पहला। इसका और क्या आया देखो, और तो और खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है भाई। और में देखिए, पहला बोलता है कि भैया पेन की डेफिनेशन और इसके क्या क्या मायने हैं ये लिखिए। पेन कार्ड, तो पेन का क्या मतलब है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारा थ्योरी आपको मिलेगा, 10 ईयर में भी मिल जाएगा। और नोट्स नहीं है तो नोट्स डाला हुआ है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाके ले सकते हैं। सर ये इजी है, तमन्ना करे ये इजी है। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म वीडियो में चेंज नहीं हुआ है ये, हाँ ये मैं दोबारा एक बार कराऊंगा, ये कल तो थ्योरी करा दूंगा और परसों क्या है, कल 8 9 तारीख को आपको मिल जाएगा। 10 को पेपर है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा वो। मिस्टर रमन रॉय लेफ्ट इंडिया 21 सितंबर एंड फॉर द पर्पस ऑफ जापान एंड ये सारी चीजें हैं। और साथ के साथ मजे की बात, उसकी कुछ इनकम भी दे दी गई है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो उसका डिटरमाइन करा रेजिडेंशियल स्टेटस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया है जैसे कि ऑनर्स वाले में किया था। इसके अंदर देखो क्या था, मैंने बताया था 3-4 स्टेप में देना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन रेजिडेंशियल स्टेटस, मिस्टर ए कितने कितने दिन इंडिया में रहा है, डायरेक्ट ऐसे बता दिया। फिर हमने इसको एक्सप्लेन करा, कंडीशन ए होगा, कंडीशन बी होगा 182 दिन वाला, फिर एडिशनल कंडीशन होगा, ये सब बातें मैंने यहाँ लिखा कि एक्सेप्शन रहेगा ये, मिस्टर सिंस लेफ्ट इंडिया ये 176 दिन, पूरी बातें बताई। उसके बाद कंक्लूजन पे निकले, सिंस मिस्टर ये सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन और ये नॉन रेजिडेंट बन गया। जब ये नॉन रेजिडेंट बन गया तो अब इसकी इनकम जो दे रखी है यहाँ पे,
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, उन सभी को मैंने नॉन रेजिडेंट के हिसाब से यहाँ टैक्सेबल किया और हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद लिया। क्वेश्चन का डिमांड है विल यू आर आंसर इफ लेफ्ट इंडिया 1 अक्टूबर। तो भैया दूसरा पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, तो बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है, तो 186 दिन बोल रहे हैं, तो यस इसका आंसर डिफरेंट होगा, ये ROR बन जाएगा। और फिर हमने ROR के हिसाब से पूरी इनकम को कैलकुलेट की है। तो क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई? 12 नंबर का। मैं मानता हूं ये ऑनर्स से टफ क्वेश्चन है किसी भी कीमत पे। मैं अभी दिखा देता हूं ऑनर्स का क्वेश्चन, वैसे आपने अभी देखा होगा। तो ऑनर्स से टफ क्वेश्चन मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यहां पे ध्यान रखिए, आपको यहां पे टैक्स लाइबिलिटी भी निकालने को बोला गया। ऑनर्स में तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम बोला गया था, दैट्स वाई ये है, ठीक है ना। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 एज यूजुअल सैलरी का ही आना था, तो क्या आ रहा है सैलरी में, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्लेन लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट, यानी सैलरी का ही क्वेश्चन है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, थ्योरी पे आया। मिस्टर आशा जिसकी 50 साल उम्र है, और डिटेल दे देते हैं। बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट क्रेडिट आरपीएफ में, मेडिकल, चिल्ड्रन, हाउस रेंट अलाउंसेस, कार फैसिलिटी, यानी ये परकेजिट्स के ऊपर क्वेश्चन बन गया। कंप्यूटर दे दिया गया, इतने तारीख को खरीदा, इतने तारीख को बेचा एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन जो बना वो बना किसके ऊपर? हमारा कार वाला, यानी परकेजिट्स के ऊपर। अब क्या क्या होगा ये देखिए। बेसिक सैलरी दे रखा है आपको 1/4 से, इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11 से 10,000, और ये सैलरी पर मंथ है। तो इससे पहले यानी 1/4/2024 से लेके 1/11/2024 तक इसकी सैलरी जो रही होगी वो 45,000 रही होगी। तो आप सैलरी के लिए नोट भी देख सकते हैं, यहां पे बनाया हुआ है। अप्रैल से अक्टूबर 55,000 7 महीने की, और इसके बाद बढ़ गई इसकी, एक मिनट, ये बढ़ी हुई सैलरी थी क्या थी? अब देखिए इस तारीख से बढ़ी है सैलरी, ठीक है, इस डेट से बढ़ी है 10,000, तो 55,000 रुपए सैलरी थी। तो पहले आप देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से बढ़ी है, तो 7 महीने जो थे, ये 7 महीने 55,000, और बाकी के जो महीने 5 बचे उसमें 65,000। इस तरीके से टोटल किया गया तो इसकी सैलरी बनी 7,10,000, जो कि आपको यहां आंसर में भी देखने को मिलेगा 7,10,000। डीए सीधा सीधा आपको निकाल देना है, कहता है डीएनएस अलाउंसेस 40%, तो इसी का सीधा सीधा 40% निकाल दीजिए, आपका डीए बन गया। बोनस दिवाली पे इन द मंथ ऑफ नवंबर 70,000 पेड किया, तो भैया 70,000 बोनस फुल्ली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 12,000 रुपए पर मंथ। अब आरपीएफ के अंदर जब 12,000 पर मंथ है तो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। देखते हैं, देखो 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो आरपीएफ की कैलकुलेशन इधर देखो। कंट्रीब्यूट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो 12,000 इंटू में 12, 1,44,000, यहां पे 12% आपका था, डीए वाला पार्ट ले लिया, तो ये टोटल आपका सैलरी बन गया ये। यानी इसको जो कंट्रीब्यूशन मिला था वो 1,44,000, और एग्जेम्प्ट होगा 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, और बेसिक प्लस डीए जो बन रहा है 9,94,000। कैसे बना 994? इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 12% मिला, ये 1,44 और 12%, तो बैलेंस विल बी टैक्सेबल, तो उसी को टैक्सेबल यहां दिखा दिया गया है बैलेंस को, ये देखिए। इंटरेस्ट 9.5% से एक्सेस टैक्सेबल होगा, तो 11% था, तो 11% अगर घटा दो आप तो कितने बनेंगे? 2.5% टैक्सेबल करो, या फिर जैसे मैंने यहां पे निकाल के बताया बैलेंस विल बी टैक्सेबल। कार एक्सपेंस मीट बाय एम्प्लॉय, तो कार के केस में देखो यहां नोट नंबर मैंने 6 लिख दिया, वैसे भी 1600 सीसी का कार है, तो नोट नंबर 6 में कहता है कि भैया 1,800 रुपए महीने के हिसाब से टैक्सेबल कर दिया जाए, तो 1,800 रुपए महीने के हिसाब से हमने कार का टैक्सेबल ड्राइवर के बिना। रेफ्रिजरेटर का जो बेचा गया कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर हमने प्रॉपर 32 सेक्शन लगाया और डेप्रीशिएशन लगाया, कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपर लगाया, डेप्रीशिएशन लगाया, तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, उसे बेचा इतने का गया, माइनस में गया, तो यहाँ पे कोई परक्विजिट्स वैल्यू है ही नहीं।
यहाँ पे वैल्यू इतना बचा हुआ था, बेचा 8,000 में गया तो ये परक्विजिट्स हो गया, तो दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ इसी का परक्विजिट्स यहाँ पे ऐड हुआ है। यानी जो चीजें हमें मिला है अगर उसको हम जितने का ऑफिसर मतलब कि जितने का पड़ रहा था उससे महंगा बेचे तो फिर परक्विजिट्स वैल्यू होगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ रेफ्रिजरेटर का हो गया, ये हो गया। ग्रॉस सैलरी बन गया, ओल्ड रिज्यूम है 50,000, एज्यूम सी ऑप्ट ओल्ड रिज्यूम टैक्स, तो ये यहां पे टैक्सेबल बन गया। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा सैलरी का क्वेश्चन है। बी पार्ट थ्योरी है जो कि ऑलरेडी आपको कई बार थ्योरी ये बताया हुआ है। इसके और में क्या आया, और के अंदर पैटर्न देखें, एलेबरेट द आपका अनरियलाइज रेंट वायर ग्रॉस टोटल इनकम, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पार्ट आ गया, एचपी का दे दिया 6 नंबर का। मिस्टर बी एज ए एम्प्लॉय पीके लिमिटेड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट रिटायर एंड दोल और रिटायर हो गया और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यानी ये क्वेश्चन बन गया रिटायरमेंट के ऊपर। पढ़ देता हूं, देखो ये कहता है एम्प्लॉय है पुणे कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट, तो कवर्ड वाला पार्ट लगेगा। 1 दिसंबर को 60 साल का, आफ्टर 34 साल 7 महीने होंगे तो इसका 35 साल लिया जाएगा ग्रेजुएटी के अंदर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेंशन 40,000 पर मंथ मिल रहा है, 80% पेंशन कम्यूटेड करवा लिया 9 लाख रुपए 1 फरवरी से। तो मेरे भाई दिसंबर में रिटायर हुआ तो जनवरी, दिसंबर जनवरी 2 महीने तो इसे 40,000 का पेंशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे पेंशन में आपको दिख जाएगा। इधर जब हम पेंशन की बात करेंगे अभी आएंगे, ये रहा अनकम्यूटेड पेंशन यहां मिल जाएगा। आगे कहता है द एम्प्लॉयर इतना पे करता है ग्रेजुएटी एंड 50,000 रुपए क्यूमुलेटिव बैलेंस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में रहता है। 5 लाख रुपए हमारा बैलेंस है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिक सैलरी आपको बता दिया गया, डीए बता गया, बोनस बता दिया, कमीशन, ये कमीशन फिक्स परसेंटेज नहीं है, याद रखिएगा। ये कमीशन कौन सा है हमारा, ये कमीशन हमारा नॉर्मल है, तो ये हमारा ऐड नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंसेस दे दिया गया एंड ऑल, ये सारी चीजें दे दी गई। डिटरमाइन द इनकम सैलरी असेसमेंट 25-26 एज पर ओल्ड रिज्यूम, तो ओल्ड रिज्यूम इस बार भी चांसेस है ज्यादा से ज्यादा ओल्ड रिज्यूम आएगा, न्यू रिज्यूम में तो कुछ बात ही नहीं बचती। तो आ जाइए, अगर हम इस सैलरी को देखें तो आप देख लीजिए, सिंपल सिंपल यहां से लेके यहां तक आपको मिलेगा, क्योंकि आप रिटायरमेंट ले लेते हो इसलिए 8 महीने का। दिसंबर में तो रिटायरमेंट 1 दिसंबर को ले लिया तो नवंबर तक सैलरी आपकी हो गई। फिर आपका बेसिक सैलरी के बाद आपका डीए हो जाता है जो कि 8 महीने का है, फिर बोनस भी आपका 8 महीने का हो गया, और फिर कमीशन भी 8 महीने का निकाल लिया, क्योंकि ये जो दे रखा है आपको पर मंथ है तो इनटू में बस 8 करना था आपको। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस भी आपने 8 महीने के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करके करी। इसके बाद पीएफ भी आपका 12% जो हुआ वो 8 महीने के हिसाब से, यानी ईच एंड एवरीथिंग 8 मंथ के हिसाब से हुआ। पेंशन देखो यहाँ पे जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो हमारा एक कम्यूटेड पेंशन, ये उल्टा हो गया क्या, ग्रेजुएटी है, ये आपका अनकम्यूटेड 96,000 है यहाँ पे, और टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन जो कि सबके नोट आगे लिखे हुए हैं, और नोट के साथ साथ सभी को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो ये बात आ जाती है हमारी सेकंड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, ये देखो थर्ड क्वेश्चन, किसी को कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि प्रोग्राम और ऑनर्स के पेपर में डिफरेंस है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर प्रोग्राम वाला कराओ प्रोग्राम। मेरे भाई आप प्रोग्राम वाला करें या फिर आप ऑनर्स वाला करें, आपको इनकम टैक्स आना चाहिए। मैटर नहीं करता कि ये प्रोग्राम का पेपर है ऑनर्स का पेपर, लगभग एग्जैक्टली सेम पिछले साल आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे 44 AE एक थ्योरी आ गया, इसके बाद आपको एक नेट प्रॉफिट दिया, इसके अंदर आपको क्या क्या दे रहा है, सैलरी बोनस कमीशन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उसी टाइप पे। और ज्यादा से ज्यादा करते क्या है, क्योंकि पेपर एक ही दिन होता है तो बस थोड़ी बहुत चीजें ऑल्टर किया जाता है। पहले पेपर बहुत टाइम पे हुआ करता था, बाद में तो फिर पेपर के अंदर इतना वेरिएशन हो जाता था, अब नहीं होता क्योंकि सेम डे सबका पेपर है। बोनस एम्प्लॉय को 16 नवंबर को दिया गया, 30 सैलरी एंड ऑल, ये सारी चीजें हैं। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। पहले P&L देखो, करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये वाला नेट प्रॉफिट आप ले लोगे जो भी लेना होगा, इसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पे बोनस कमीशन, इस पे एडजस्टमेंट है। सैलरी बोनस कहता है सैलरी पेड ब्रदर को 50,000 रुपए, हिज ब्रदर इज नॉट होल्डिंग एनी क्वालिफिकेशन, तो भाई फालतू में सैलरी दे रहे हो तो बाकी इस नेट प्रॉफिट में वापस प्लस करो, जो कि आप देखोगे इसके ब्रदर को जो सैलरी दिया गया वो हमने ऐड कर दिया है यहां पे। इसके बाद क्या कहता है, ये बोनस पेड एम्प्लॉय 16 नवंबर को, तो भाई बहुत दिनों बाद दे रहे हो आप बोनस। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा
आईटीआर का फाइल डेट क्या है। इसके बाद कहता है सैलरी पेड नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस। तो भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, ये आ गया। और बोनस भी देखो ऐड हो गया, ये तीनों ऐड हो गया। पहला पार्ट खत्म। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेमेंट 40,000 टू कैश। भाई कैश में अलाउड नहीं है भाई, क्या बिल्कुल अलाउड नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 40,000 ऐड करो। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 2,000 रुपए स्पेंड दिवाली सेलिब्रेशन ऑफ द ऑफिस वेलफेयर स्टाफ ओनली। तो भैया ये तो ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। डेप्रीशिएशन 32 के हिसाब से 40,000 है और यहां पे डेप्रीशिएशन है आपका 45,000। तो आपने 5,000 ज्यादा दिखा रखा है, तो 5,000 रुपए आप ऐड कर दें। या तो आप क्या करें, डेप्रीशिएशन को पहले एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली 5,000 रुपए आपका ये चला गया। वहां 45 था, यहाँ 40 और 5 माइनस होगा, सॉरी। इंश्योरेंस प्रीमियम में 56,000 रुपए आपका लाइफ इंश्योरेंस था, तो हटाओ भाई, ऐड करो लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे थोड़ी चलेगा 56,000। अब देखिए परचेज हो गया, ठीक है ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, वापस इसमें ऐड करो, ये ऐड हो गया। ऑफिस ठीक है, ट्रेवलिंग ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी ठीक है। स्टाफ वेलफेयर। अब ये नियो साइन बोर्ड, ये कई बार पूछा जाता है, ये ना एसेट्स होता है, तो इसमें होगा नहीं चलेगा, यहाँ पे वापस ऐड करो न्यू साइन बोर्ड। ये रहा, नहीं कहा है न्यू साइन बोर्ड, न्यू साइन बोर्ड, ये रहा, ये रहा, ये है न्यू साइन बोर्ड। तो जो न्यू साइन बोर्ड है ये एसेट्स होता है, तो पीएनएल में क्या काम आ रहा है भाई, इसको हटा दो। तो इसे हमने यहां वापस प्लस कर दिया। इनकम टैक्स रिफंड किसी काम का नहीं है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फादर, फादर फादर, ये अदर सोर्स का इनकम है, इसको भी, इन दोनों को आप माइनस करिए। तो यहां से देखो दोनों चीजें माइनस हो गई है। बस सिंपल जो चीजें मैंने बताया इसका करा। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को आसान इसलिए भी कहूंगा क्योंकि इसमें अदर सोर्स के काफी इनकम नहीं है, तो उससे कंपैरेटिवली इजी है ऑनर्स वालों से ये थोड़ा। अब आ जाइए इसका और, इसके और में कमाल हो गया। वैसे पीजीबीपी का आता, ऑनर्स में पीजीबीपी ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम में क्या दिया इन्होंने, और में भाई मेरे प्रोग्राम में आ गया मजा, इनको दे दिया एचपी। पहले तो इसने दे दिया ए पार्ट, बिल्डिंग ए है, अब बिल्डिंग है, सी एंड डी सेम, डेप्रीशिएबल डेप्रीशिएशन, यानी इसका ए पार्ट पीजीबीपी का है। सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन निकालना, कैसे निकाला जाएगा, यहां पे प्रॉपर तरीके से रिटर्न डाउन वैल्यू ये दे रखा था, कॉस्ट दे रखा था, डेप्रीशिएशन वगैरह लगाना है, और नीचे सारी चीजें करके बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट दिया आपका हाउस प्रॉपर्टी का, जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट एंड ये डेट ऑफ आपका कंस्ट्रक्शन था, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इसके साथ साथ मंथली रेंट, वैकेंसी, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ 1 महीने का है, अनरिलाइज रेंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार मैं कह रहा हूं कि डीम टू बी लेट आउट वाला आएगा। टेनेंट का दे दिया, ये सारी चीजें एंड ऑल दे दिया। अब मैं पहले वाले घर का आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो दोनों घर हैं, चूंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी 0। लेट आउट वाले के केस में देखिए आपका इन दोनों में से हायर 9-20 और लोअर, तो 9 लाख रुपए आपका आ गया ये, माइनस म्युनिसिपल टैक्स जो भी पेड किया, उसके बाद 24A 24B। तीसरा भी लेट आउट है, तो इन दोनों में से हायर और फिर आपका लोअर, तो 940 होगा। लेकिन क्योंकि यहां पे वैकेंसी है, दैट्स वाई वैकेंसी के लिए मैंने अलग से नोट दिया है, और ये नोट नंबर आपको मिल जाएगा वैकेंसी के लिए, वैकेंसी नोट नंबर 3 के लिए। देखिए 940 था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रेंट था ये था, रेंट ये था, एक्सपेक्टेड रेंट ये आया, लेकिन 11 महीने का वैकेंसी के कारण हमें ये वाला लेना पड़ा, तो ये ड्यू टू वैकेंसी में ये आ गया। फिर आपको सिंपल, तो एचपी का भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, तो चौथा क्वेश्चन ठीक ठाक था। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या आया भाई, चौथा क्वेश्चन अगर देखो तो आपको याद आएगा कि भाई ये तो एग्जैक्ट सेम है ऑनर्स वालों के जैसा। अर्बन लैंड दे दिया, गोल्ड दे दिया, डिवेंचर दे दिया, इसका परचेज सेल्स दे दिया, सारी चीजें, इसका परचेज सेल्स दे दिया इसका। तो भाई ये तो आपका एसटीसीजी होगा डिवेंचर, सीधा माइनस 2 लाख में से 1 लाख करोगे, तो ये देखो आपका एक्सपेंस माइनस किया और ये माइनस किया, ये आ गया डिवेंचर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लैंड में क्या हुआ आपका, अर्बन लैंड में कि आपने खरीदा था, बेचा था, फेयर मार्केट वैल्यू ये दे दिया और ये दे दिया, आपने बेचा 40 लाख का, और आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कहता है कि भैया 44 लाख है।
आप 40 कह रहे हो, वो कह रहा है 44, तो 10% तो 44 ही होता, तो ज्यादा है, तो इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाला ले लिया गया। माइनस सेलिंग एक्सपेंस करके ये आया, आपने एक्विजिशन इंडेक्सेशन लगा के ये करा। इसके बाद 54 ईसी इसलिए दिया गया क्योंकि आपने क्या करा, एक घर बॉट आरईसी बॉन्ड कर लिया, रिडीमेबल 5 लाख, उसके हिसाब से आपको 54 ईसी का एग्जेम्पशन भी यहां पे मिल गया। 54 एफ का क्यों मिला सर? क्योंकि इसने आगे क्वेश्चन में कहा है कि ही बॉट अ न्यू हाउस, एक नया घर खरीदा, और इससे पहले इसके पास घर ही नहीं है। तो जब एक घर खरीदोगे, कोई भी कैपिटल गेन होगा, उससे एक घर खरीदोगे, तो 54 एफ का भी इसको एग्जेम्पशन मिल गया। और यहां पे ये वाला मिल गया एसटीसीजी पे, इधर ये भी एसटीसीजी। सर क्यों एसटीसीजी? 21 में बेच के आप 24 में बेच रहे हो, तो 3 साल से ज्यादा हुआ ही नहीं, यहां पे तो आपका एसटीसीजी निकलेगा, तो यहां पे कर दिया गया। तो मेरे समझ से ये क्वेश्चन, यानी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पैटर्न है कि वो 12 नंबर का आएगा। तो प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ हुआ क्या कि उसको हाउस प्रॉपर्टी भी अलग मिल गया और कैपिटल गेन भी अलग मिल गया, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 उसने कर लिया हाउस प्रॉपर्टी का, और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया उसने सीजी का, अगर इस तरीके से चला। लेकिन ऑनर्स वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों में से जो रिवीजन वीडियो मैंने बनाया वो जरूर देख के जाइएगा। कैपिटल गेन मेहनत मैंने इसलिए किया है ताकि आप उसको देख लो। आ जाइए, और पार्ट में क्या आया, ये चौथे का था हमारा, चौथे का और पार्ट क्या आया? सबसे पहले 54 बी का एग्जेम्पशन, इसके बाद फिर से कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ गया, ये देखिए आप, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन नॉर्मल सा था। सर कैपिटल गेन चैप्टर नहीं आता और सारे आ गए, तो तमन्ना कोई टेंशन नहीं है, आप रिवीजन वीडियो कम से कम देखिए और पेशेंस रख के विदाउट बढ़ा के देखिए और लिखिए। आज रात में ही आप कैपिटल गेन खत्म कर लेंगे, बस मेहनत है। 2 घंटे 1 घंटे, सुबह लेट भी उठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। एचपी 3 नवंबर ठीक था सर, सारे वाले करा दो सर, शेयर वाले करा दो, ठीक है, उसका भी करा देंगे क्वेश्चन। हालांकि जो आप देखोगे ना 10 ईयर वाले क्वेश्चन में कराया है। कह रहे हैं कि सर जो आपने किया है डब्ल्यूडीबी से किया हुआ है, एसएलएम होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। बात तो सही है भाई, ध्यान देना, एक बच्चे ने इसको बिल्कुल सही देखा। इस पे जो लगना चाहिए वो एसएलएम लगना चाहिए 10%, और गलती से यहाँ पे कैलकुलेशन में फॉर्मेट में डब्ल्यूडीबी लग गया है, तो इसके आंसर को निकाल के उसके हिसाब से दीजिएगा। रिया आपका एकदम सही था। किसने बताया था? मुझे किसी ने तो दिया था इसका आंसर, रिया, हाँ बिल्कुल आपका ठीक है। इसको डब्ल्यूडीबी नहीं, इसको एसएलएम से करिएगा, एसएलएम से करके फिर आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लिया, इसके और में क्या आया ये देखो, इसके और में 54 बी आया, यानी कैपिटल गेन का थ्योरी। अब कैपिटल गेन का थ्योरी देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया कि एक प्लॉट लिया था उसके फादर ने बॉट किया था प्लॉट 2009-10 में, मार्केट वैल्यू था 2013 को, हिज फादर कम्स इनटू द एग्रीमेंट विद सेल प्रॉपर्टी कर दिया, एडवांस मनी दे दिया, तो एडवांस मनी वाला बताया था 2012 में, तो ये माइनस हो जाएगा। कुड नॉट पे फुल अमाउंट, और उसका फोरफीचर हो गया। फिर एग्रीमेंट करता है वो दिस प्रॉपर्टी और रिसीव एडवांस मनी हाउएवर दो नॉट फुल, तो फिर से हो गया। और फिर प्रॉपर्टी को, तो जो फोरफीचर वाला मैंने केस कराया था एग्जैक्टली सेम है रिवीजन वीडियो में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आगे नोट इसलिए लिखा हुआ है मेरे भाई, क्योंकि आप देखेंगे नोट नंबर 1 में, क्योंकि इसमें से मैंने माइनस कर दिया है एक फोरफीचर का अमाउंट, बाकी का नहीं किया। और भाई बेचा कब है? क्वेश्चन है सर इंडेक्सेशन कहां गया, ठीक है। तो अब कहता है कि ये 1/2 फाइनली ये प्रॉपर्टी 1/2/2025 में सेल करता है, तो 1/2/2025 में तो इंडेक्सेशन लगेगा नहीं, तो सीधा माइनस हो गया और मौज हो गई आपकी। अगर उससे पहले करता तो इसका इंडेक्सेशन करते, उसके हिसाब से करते। बी पार्ट कहता है कि इसने 50 अनलिस्टेड, अब हाँ एक बच्चा कह रहा था ये कर दीजिए, कहता है प्रिस्क्राइब 500 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है एट द प्राइस ऑफ 40 पर शेयर। अनलिस्टेड है तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगा। बोनस शेयर अलॉटेड 5:2 के रेशियो में, आपके पास 500 शेयर है तो 5:2 के रेशियो में है, तो यानी आपका 500 शेयर को अब देखते हैं, ऑल शेयर सोल्ड 300 में बेच दिया 24 में। खरीदा कब था? आपको बोनस 19 में मिला तो आपने 24 में बेचा, तो भाई टाइम भी ज्यादा है।
आपका इंडेक्सेशन का ये सारा सारा दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे। पहले आपके पास टोटल शेयर कितने हो गए, 500 और प्लस बोनस 200। कैसे निकला, 500 डिवाइडेड बाय 5, जो यहां पे होगा वो डिवाइड होगा और इनटू में 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आपको बोनस मिल गया। और जो ये बोनस शेयर मिला भी है, ये मिला है 1/4/2019 को, यानी 1/4/2001 के बाद। तो इस केस के अंदर आपका जो बोनस शेयर होगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है आपको नील। ठीक है, तो ये हो गया। लेस एक्सपेंस, 10 रुपए का एक्सपेंस हो गया। सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए आप 20,000 ही लिया गया है। कौन सा, जैसे आपने 500 शेयर खरीदा था 40 के हिसाब से, तो 500 इंटू में 40, तो ये हो गया आपका 20,000। सर इंडेक्सेशन नहीं करोगे, देखो तो बेचा कब है इसने, 25/9/2024 में। तो 25/9/2024 में बेचते हैं, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से ये कैपिटल गेन आ गया और इसके ऊपर सीधा 12.5% का वो टैक्स दे देगा अगर टैक्स सेव तो। यस सर, बता दो प्लीज। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था पॉइंट कि भाई हमने शेयर लिया, बोनस शेयर के साथ किया, ये क्या, एक दो और सवाल मैं करा दूंगा इसका। तो ये था आपका पूरा प्रोग्राम का और ऑनर्स का, एक पूरा नहीं था सॉरी, अभी 5वें क्वेश्चन पे आए, वो चौथा क्वेश्चन था। अब इसके अंदर फिर एक इंडिविजुअल असेसमेंट और उसके साथ कुछ डिडक्शन, और आपका ये दे रखा है सीनियर सिटीजन, तो उसका सेल्फ और मेडिकल जो भी था पेरेंट्स का था, इस हिसाब से मैंने ये डिडक्शन पूरा अलाउ कितना होगा वो निकाल दिया और उसका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया। उस सभी से रिलेटेड आपको यहां नोट्स 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 मिल गया। देखो पहले यहां पे कितने पार्ट है समझो। ए पार्ट है भाई 80D के बारे में बता दो, थ्योरी डिडक्शन। इसके बाद इसने क्या करा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो बताओ ये मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके हिसाब से। तो भाई सेल्फ का मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, उसका मिलेगा, ये बता दिया। ठीक है ना। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है हिमसेल्फ, मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज स्पाउस, मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हिज पेरेंट्स, मिल जाएगा। तो वही चीजें बताया, सेल्फ और स्पाउस के लिए केस में 25,000 मैक्सिमम था और उसके केस में अपने ये ले लिया 50,000 का डिडक्शन है, जो कि मैंने 80D के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, वही था। अब बी पार्ट में देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आ गया कि भाई इसने सैलरी ये है, कंप्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी है, टीडीएस कट गया है, इंटरेस्ट वगैरह सारी इनकम दे दी। इसका इनकम कहाँ है, शायद एक पेज रह गया यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे पेज मिसिंग रह गया शायद। तो इसके अंदर मैं बता देता हूं, जब आप कंप्यूटेशन निकालोगे तो ये वाला आपका सैलरी इनकम हो गया, कंप्यूटेड है, तो इसके अंदर आप माइनस नहीं करोगे, इनकम कंप्यूटेड है, माइनस नहीं करोगे, आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे नोट देना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद इंटरेस्ट बैंक, ये अदर सोर्स का इनकम चले जाएगा, सेविंग बैंक अदर सोर्स का इनकम चले जाएगा, 45 साल है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, 80 TTA का एग्जेम्पशन भी मिलेगा। इसके बाद गिफ्ट फ्रॉम बर्थडे टैक्सेबल हो जाएगा, गिफ्ट फ्रॉम फादर एनिवर्सरी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिल्वर चेन बॉट करा अपने फ्रेंड से इतने का, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू, तो जितना डिफरेंस है वो आपके टैक्सेबल 20,000 हो जाएगा। लॉटरी पे टीडीएस है 14,000, तो आपको 14,000 से ग्रॉस निकालना पड़ेगा, तो इनटू में आपको 100 डिवाइडेड बाय 70 करके ग्रॉस इनकम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस एश्योर्ड, तो 80C का डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पे ना मैंने टैक्सेबल इनकम पहले से ले लिया है, तो इसका जो कैलकुलेशन वाला पेज एक लगाना भूल गया, तो वो आपको 10 ईयर में गिवन है, जो कि आप कर सकते हैं, या इधर तो नहीं है। चलो इसके आंसर को आप देख लोगे जो मैंने बताया। इसके बाद ए पार्ट, सर कैपिटल गेन छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल पार्ट का प्रैक्टिस कर लूं तो ठीक। देखो जिस बच्चों का कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी दोनों ही छूटा हुआ है, तो पहले हाउस प्रॉपर्टी खत्म करिए, समय बचेगा तो कैपिटल गेन कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे इंडिविजुअल असेसमेंट का क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूं। देखो सैलरी कम्यूटेड है, तो सैलरी आपका आ गया 980, क्योंकि यहाँ कम्यूटेड लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। अब हाउस प्रॉपर्टी है तो लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन दिया गया, ये भी ले लिया हमने, ये लॉस था। इंटरेस्ट है तो अदर सोर्स में आ गया, देखो ये रहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी अदर सोर्स में आ गया, ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, दोनों को ऐड करके यहां दिखा दिया, दोनों ऐड हो गया। लॉटरी इनकम ये भी देखो यहीं पे आ गया, लॉटरी से आपका क्या है, लॉस है ये, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, लॉस है तो उसको नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन का इनकम आ गया, तो अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन ये रहा आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म,
देखो 1,20,000 माइनस में 45,000 जो भी बचा। मेडिकल इंश्योरेंस दिया है तो 80D का एग्जाम्शन मिल जाएगा, ये रहा 80D का एग्जाम्शन, आप देखो यहाँ पे दे रखा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C का एग्जाम्शन मिलेगा, ये रहा 80C का एग्जाम्शन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट करें, उसके बाद 80TTB का एग्जाम्शन मिल गया क्योंकि इसकी उम्र 63 साल है, तो 50,000 रुपए तक का एग्जाम्शन मिला, ये सारा एग्जाम्शन। और ये क्वेश्चन में कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड से ही निकलवाएगा क्योंकि उसका टफ है। मैं समझता हूं अब अगले साल से तो ओल्ड खत्म ही हो जाएगा, तो बच्चों से छोड़ देना चाहिए उसे। अब इसके बाद क्या क्या आया, अंडर सेक्शन 80CCH अग्निपथ स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दीजिएगा इसका। और 80TTB, इस इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करिए। तो देखिए इतना सिंपल सिंपल से आपका पेपर आया था, तो ये हो जाता है हमारा पूरा पेपर कंप्लीट। अब भाई ये पेपर मैंने लगभग एक्सप्लेन करने में 2 घंटे लगाए हैं। अब देखो सच्चाई सुन लो, अगर आप सेल्फ करते हो ये पेपर, अगर आप सेल्फ करते हैं ना इसको सेल्फ, तो मैं मानता हूं कि अगर आपने सब कुछ करा हुआ है तो इतना टाइम आपको सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी नहीं लगते। मैंने फिलहाल करा क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया और किस किस में क्या पॉइंट था, ये एक बार को आपको क्लियरिटी मिल गया। अगर इसे आप सेल्फ करते हो, जो बच्चा बाद में भी देखे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सेल्फ करिए ताकि आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और इन क्वेश्चन को ना सेल्फ, जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी के सारा प्रैक्टिकल कर लिया, इसमें से हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन उठाया, फटाफट आपने लगा लिया, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। आपको कल 10 को आपका एग्जाम है, तो कल है आपका 9/8, फिर 8 तारीख तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करिए। 9 तारीख को आपको ऑडिट करना है पूरे के पूरे 10 ईयर का, ठीक है। 8 तारीख तक आप प्रैक्टिस करिए, 9 तारीख को ऑडिट, जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है। बाकी बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो भाई धीरे धीरे एकदम स्लो स्लो चलना है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाना है। इस बात का आपको मेजर ख्याल रखना है। सर हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन क्या निकालना हुआ था? अब बताओ, ये तो बहुत गलत बात है कि बच्चों का अभी पेपर है और बच्चों के प्रैक्टिकल का दे दिया है, तो ये तो बहुत कॉलेज वालों की बहुत चीज है। पीवाई के PDF फोल्डर देखो तमन्ना, फिर से मैं दिखाता हूं देखिए आपको PYQ के फोल्डर्स डाल देना। हाँ वीडियो तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको 10 ईयर देखना है तो 10 ईयर भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने डाला हुआ है, यहां पे जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप फ्री लिखेंगे तो फ्री कोर्स पे जाते ही आपको 10 ईयर दिख जाएगा बीकॉम का। जो भी आपको विजुअल होगा उसको क्लिक करेंगे, उसके अंदर कंटेंट में जाएंगे, 10 ईयर इनकम टैक्स का मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स का और प्रोग्राम का, दोनों के लिए है। आपका पहला PDF ये है जो कि हम पेपर आज सॉल्व कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें गिवन है। मैं बात करूं, एक वो बच्चा है जिसने कि अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, उसके लिए ये PYQ का मतलब बनेगा। लेकिन एक वो स्टूडेंट है जिसने कि अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो वो भाई आप चैप्टर वाइज धीरे धीरे बढ़िए और चैप्टर के हिसाब से आप क्वेश्चंस खुद करिए और आंसर देखिए। डाउट आता है तो डाउट पूछने के लिए नंबर है, वहां पे डाउट पूछिए। आपको PYQ वाली ये वीडियो देखने का फायदा नहीं मिलेगा, मैं पहले ये चीजें बता दूं, लास्ट में बताया, मैं इसको ऐड करके पहले डाल दूंगा। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे हम अगली क्लास में। कल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा थ्योरी करा दूं। अभिषेक का क्या कहना है? सर जो आपने क्वेश्चन किया है हाउस प्रॉपर्टी वाला, उसमें डेप्रीशिएशन निकाला हुआ था, और जो भी अपना बेस्ट दीजिए। आपको अपने आप से कभी भी ऐसा कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। आपने पहले पढ़ाई करी या नहीं करी मैटर नहीं करता, अब जो कर रहे हो ये मान के चलो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं और बेस्ट कर रहा हूं। मैं अगर अभी इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट यही है और मैं इसी को एंजॉय करना चाहता हूं। उसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अगर अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दुविधा में ना करें कि यार मुझे कितना पढ़ना पड़ रहा है। आप बेस्ट काम कर रहे हो और यही टाइम आपके लिए बेस्ट है। सो आप मेहनत करिए और अपने ऑनेस्टी मेहनत के ऊपर आपको जरूर कुछ ना फल मिलेगा ही मिलेगा।